चलो अभी आगे अपन शुरू करते हैं। क्या बात करनी है? मूल प्रवृत्तियों की विशेषता के बारे में बात करेंगे। तो एक तो क्या होती है? जन्मजात। इसका मतलब किसी भी प्रकार की मूल प्रवृत्ति है वो बाद में नहीं सीखता बालक, वो जन्मजात होती है ना, या नेचुरल है वो। फिर क्षणिक का मतलब वही समय के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि कुछ समय के लिए जो मन में वो भाव रहेगा, उसके बाद नष्ट नहीं होती का मतलब मन में रहती है, उसको अपन जो प्रकट रूप में हो सकता है कि नहीं देख पाए। संशोधन योग्य का मतलब जो भी मूल प्रवृत्तियां हैं उनमें जो नकारात्मक मूल प्रवृत्तियां हैं उनमें संशोधन किया जा सकता है, उनको जो सकारात्मक तरीके से जो सेट किया जा सकता है या सकारात्मक दृष्टिकोण में स्थानांतरित हो सकती है वो। यानी जैसे गुस्सा भी है, मान लो किसी को गुस्सा आ रहा है भयंकर, अब उसको अपन आगे समायोजन वगैरह पढ़ते हैं, उसमें जैसे मान लो किसी को बहुत गुस्सा आता है, उसको जो अपन बॉक्सर बना दे तो वो गुस्सा है जो बाहर निकाल देगा, अभ्यास करेगा तो वो बॉक्सिंग पंच होता है, मतलब वो एक रहता है उसमें सिस्टम। अभी अपने बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उन्होंने बढ़िया काम भी किया, कोटा की है, क्या नाम है उसका, चौधरी है। हाँ, तो गोल्ड मेडल जीत गए क्या कॉमनवेल्थ में? हाँ, वो बॉक्सिंग में है, तो यार बॉक्सिंग में अपने यहाँ होशियार है यार, अभी ज्यादा मेडल आए अपने को। वाटसन ने जो शेषवावस्था में तीन संवेगों की बात कही थी, भय, प्रेम और क्रोध। ये पुराना आया हुआ ट्यूशन है, तो इसको नोट्स में भी ऐड किया गया, अपने को याद रख लेना कि भाई शिशु है उस समय उसके मन में तीन भाव रहेंगे, मूल प्रवृत्तियां रहेंगी। वो है भय, प्रेम और क्रोध। अब इनसे संबंधित जो मूल प्रवृत्ति है उसको अपन देख लेंगे। अब है विकासात्मक संवेग सिद्धांत, जो किसके द्वारा दिया गया है बोलो? ब्रिजेश के द्वारा। तो इन्होंने जो इस प्रकार से मतलब उसका जो समय का डेवलपमेंट है उसको बताया है कि धीरे धीरे कैसे नए नए समय आते जाएंगे। 3 माह के बालक में व्यथा और आनंद, व्यथा का मतलब दुख वाली बात हो गई, और आनंद दो जो समय विकसित हो जाते हैं। 6 महीने में प्रेम, भय और क्रोध, घृणा, ये चार है जो। फिर 12 महीने का 1 साल का बालक है, उसमें उल्लास और अनुराग जैसे समय आ जाएंगे। 18 महीने का बालक है वो ईर्ष्या करना शुरू कर देगा, गुस्सा करना शुरू कर देगा। ईर्ष्या के बारे में हमने कल भी बात की थी। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? कोई एक व्यक्ति है, सफल है जीवन में, उसको हम देख के और अपने मन ही मन जल रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं वो लोग? ईर्ष्या कह रहे हैं। ईर्ष्या का मतलब समझ में आ गया? जैसे कोई व्यक्ति किसी गले मिल रहा है और उसके कारण जलन हो रही है हमारे, इसका मतलब हमारे मन में क्या है? ईर्ष्या। समझ में आ गई बात? 24 माह का बालक है वो आनंद, खुशी और हर्ष जैसे जो संवेग है वो उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर है क्या बोलो? ब्रिजेज के अनुसार है, और पूछेगा जब भी अपने को वाटसन के अनुसार पूछेगा तो शेषावस्था का ही प्रश्न आया था, उसी का ध्यान रखना है कि भय, प्रेम और क्रोध जो शुरुआती है, बाकी सब अभी धीरे धीरे आएंगे। और ब्रिजेज के अनुसार पूछेगा तो 24 महीने तक यानी 2 साल के बालक में सारे संवेग जो आ जाते हैं। गिनो देखे हो रहे हैं क्या? 13 14 है, 12 13 हो गए, ठीक है। लॉज है, उन्होंने पहले व्यवहार और फिर है जो किसकी उत्पत्ति मानी है? संवेग की, ठीक है ना। जेम्स लॉज विद्वान है ये। केनन वायर है, उन्होंने व्यवहार और अनुभूति है दोनों को साथ साथ विकसित होना माना है। और एक ये अपने स्टेनले, स्टेनले होल अलग है, ये है स्टेनले शेक्सपियर। समय संज्ञान और उत्तेजना की बात करते हैं, मतलब दो कारक हैं जिसमें एक संज्ञान है और एक क्या है? उत्तेजना, जिसके कारण जो समय उत्पन्न होंगे। और सम्यक संक्रियाकरण ये सिद्धांत दिया है लिंक्सले ने। और इसमें ध्यान रख लेना, ये जो सम्यक है वो हमारे मस्तिष्क के कौन से भाग से? प्रय मस्तिष्क से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसे भी बात करते हैं अपन, जैसे हाइपोथैलेमस नाम सुना होगा। हाइपोथैलेमस नाम सुना है? वो अगर ज्यादा सक्रिय है तो कुछ समय का जो ज्यादा सक्रिय रहेंगे, और वो जो अगर स्थिर है, शांत है, तो फिर वो जो थोड़ा नॉर्मल रहेगा, ऐसा कुछ। तो ये बात है जो विद्वान थोड़े नाम ध्यान रख लेना, प्रय मस्तिष्क से जोड़ा है। इल्लीगन है वो, थोड़ी बात कर लेते हैं। ये नाम है वो नारीवादी। नारीवादी क्यों है वो उसका अपन जानते हैं। नारीवादी का मतलब क्या होगा? महिलाओं के संदर्भ में थोड़ा पॉजिटिव बात की है, ऐसे समझ लेना। कोहलबर्ग के शिष्य है। कोहलबर्ग अपन पढ़ते हैं, नैतिक सिद्धांत दिया था कोई, है ना। एक तो कोहलर है और एक ये कौन है? कोहलबर्ग। दोनों अलग अलग है। कोहलर जब हम अधिगम वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उस समय पढ़ेंगे, चिलपेजी सुल्तान पर जो प्रयोग वंदनीय बात है वो, उसमें अचानक से कुछ दिमाग में आ जाता है, वो बात करते हैं। कौन सा सिद्धांत बोलते हैं उसको? सूझ, है ना, सूझ का सिद्धांत बोलते
इसमें 3 चरण है। कितने चरण है? बोलो पहला। हाँ बोलो, वापस बोलो। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? प्री ट्रेडिशनल यानी पूर्व पारंपरिक। फिर हो गया, और यहाँ थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये लिखना शायद तक यहाँ मन में था पश्च, उसको अपन पश्च कह सकते हैं। पश्च, ठीक है। एक पूर्व है तो उसका क्या हो जाएगा? उत्तर पारंपरिक या पश्च पारंपरिक। क्लियर है? ये तीनों शब्द किसने दिए? तीनों चरण किसने बताए? बोलो, हिल्लीगर। अभी जो विकास की बात कर रहे थे अपन, कौन सा विकास था ये? बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं नहीं, ये जैसे अभी ये लिखा हुआ है ना, नैतिक विकास, ऐसे कैसे कौन सा विकास पढ़ रहे थे अब तक अपन? सामयिक, है ना? सामयिक बोलते हैं या संवेगात्मक? तो सामयिक वाला क्लियर है। अब बात करते हैं अपन किसकी? नैतिक विकास के संदर्भ में। तो नैतिक विकास में सबसे पहले पहले नंबर में है सिद्धांत, किस विद्वान का है? गोलबर्ग का सिद्धांत है। और आगे भी गोलबर्ग लिखा, मतलब यही है फाउंडर इसका, उसी के नाम पर है, तो कोई समस्या आएगी नहीं। यहाँ पर 3 तो अपने को पढ़ने हैं स्तर, और हर स्तर में है जो 2 अवस्थाएं पढ़नी है। टोटल अवस्थाएं कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और याद भी रखना है, ऐसे पूछा गया है अभी आरपीएससी ने, तो खूब सारे प्रश्न भी बनाए इसमें। कोई एक अवस्था दे देंगे और पूछ लेंगे कि भाई कौन से स्तर से जुड़ी हुई है ये। तो इन्होंने जो स्टडी की थी, नैतिक तर्कणा वर्ष कहा था 10 से 16 वर्ष को, यानी एक बालक है उसकी उम्र है जो 10 है, या 10 से लेके कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक है। उन बालकों के ऊपर रिसर्च की, और उस रिसर्च के आधार पर उन्होंने ये 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई। अब इसमें अपने को कोशिश करनी है, क्या कोशिश करनी है बोलो? तीनों स्तर याद रखेंगे, और प्रत्येक स्तर के साथ कौन सी 2 अवस्थाएं उसको याद रखना है, ठीक है। एक इसमें इंज दुविधा के बारे में आएगा, जहां एक कहानी है, और कुल टोटल बच्चे कितने थे जिन पर रिसर्च की थी, तो वो कितने थे? 72 बच्चे हैं, ठीक है। इसमें इंज दुविधा की कहानी है, ये बहुत छोटे में अपन समझ लेते हैं। जैसे या मैं थोड़ी कहानी है इसको बदल की ओर सुना देता हूँ, वहाँ जो लैंग्वेज है थोड़ी सी वो विदेश के हिसाब से। अपने मान लो यहाँ अपने सोयपुर में कोई एक लड़का है, नाम है उसका क्या है, उसके परिवार में कोई बीमार हो गया है। अब वो जो बीमारी है उसका इलाज करवाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। हालांकि सरकार है जो मुफ्त में बहुत सारी योजनाएं चलाती है, लेकिन ऐसे मान लो कुछ समय के लिए वो योजना वगैरह नहीं है। अब योजना नहीं है, योजना नहीं है तो इसको जो 2 तरीके से इलाज मिल सकता है। एक तो मान लो कोई एक मेडिकल स्टोर है, उस पे जाके और चोरी करके वो दवाई लेके आ जाए, घर पे दे दे। एक तरीका ये हो गया। और एक तरीका ये हो सकता है कि वो अभी किसी से मदद मांगे, वहां से पैसा मिले, उस पैसे को दे के और वो लेके आ जाए। लेकिन ये जो दूसरा वाला जो रास्ता है ना, ये उसका जो सक्सेसफुल होता नहीं है। यानी कोई जाता किसी के पास मदद मांगने के लिए कि मेरे को ये इमरजेंसी है, पैसा चाहिए, लोग बाग मना कर देते हैं। अब उसके पास एक ही ऑप्शन उसको लगता है, हालांकि ऑप्शन और भी हो सकते हैं, कुछ लोग और ऑप्शन बता सकते हैं कि ये तरीका हो सकता है, लेकिन मान लो उसको जो एक ही ऑप्शन लग रहा है कि मैं क्या करूं, दुकान पे जाऊं और वो दवाई है जो चोरी करके ले आ जाऊं। तो अब उसके मन में जो ये कंफ्यूजन चलता है ना कि यार चोरी नहीं करनी चाहिए, फिर मन में आएगा कि चोरी करना, तो बचपन में टीचर जितने भी हैं या अपने बड़े जो भी हैं उन्होंने सबने क्या सिखाया? चोरी करना क्या है? पाप है, गलत है, मतलब गलत है, वो नैतिक दृष्टि से गलत है, ऐसा कुछ सिखाया है। तो यहाँ उसके मन में ऐसी क्या उत्पन्न हो गई है बोलो? दुविधा। अब ये कहानी इन सभी बच्चों को सुनाई, एक एक बच्चे को अलग अलग से, फिर कहा कि तुम अगर उसकी जगह होते तो क्या करते? और मैं सेम प्रश्न जो पूछ ही लेता हूँ, मान लो ये जो ए है वो तुम हो दिनेश, तो तुम क्या करोगे? अब तुम्हारे सामने जो ऑप्शन वगैरह है वो मैंने क्लियर कर दिया, सरकार की कोई योजना है नहीं यहाँ पर, और मास्टर को भी फोन किया जो मना कर दिया उसने कि सैलरी नहीं आई है मेरी, है? तो तुम क्या करोगे बताओ? पहले तो मेरे को गालियां निकालो मन में, होशियार तो थोड़ा बड़े हैं, ऐसे ऐसे सोचोगे, फिर वो कहानी तक छोड़ देते हैं उसको। अब आगे अब ये सिचुएशन है, क्या करोगे? हाँ, सिचुएशन यही है कि या तो घर पे जो बीमार है उसको मरने दो, या फिर दवाई है जो चूड़ा की लानी है और उसको दवाई है जो दे दो तो वो ठीक हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा दुविधा में और सुविधा कर ली इसने। हालांकि यहाँ पर 16 वर्ष तक के बच्चे ही हैं, तो वो ये बाद में पैसे दे देंगे वाला उनके विचार नहीं आया होगा, ऐसा कुछ करके और उन्होंने प्रयोग किया था। और प्रयोग ऐसे ही लगभग यही संभावना रहती है, ऐसे ही बातचीत करते हैं उसी को नोट करके, और फिर उन्होंने अपना कंक्लूजन बता दिया भाई
10 साल का बालक है किस आधार पर डिसीजन ले रहा है, 12 साल का, 15 साल का, 16 साल का बालक है उसके डिसीजन में जो क्या चेंज आया है बैकग्राउंड वगैरह को ध्यान में रखते हुए। तो ये कहानी तो समझ में आ रही है, और बहुत बार हमारे सामने ये है जो समस्या आती है, नहीं आती बोलो, बहुत बार आती है। मैंने जो इसको 1000 बार अनुभव कर लिया कि यार ये जो वो नैतिकता वाली कहानी है वो बीच में बहुत बार है जो आ जाती है, और उसके बाद अपने को बहुत सोच विचार करके और फिर एक्शन लेना पड़ता है कि भाई यहाँ आगे क्या किया जाना चाहिए। सभी महसूस करते हैं, जैसे मैं मेरा उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन ये सब जगह लागू होता है। बहुत जगह हमें मौके मिलते हैं जहाँ पर हम जो फायदा उठा सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनसे जो हमारा तो फायदा हो जाए लेकिन सामने वाले का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अभी बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले ऐसे सामने से स्टूडेंट हैं उनको बताते नहीं कि भाई तुम्हारी ये स्थिति है, किसी स्टूडेंट को ऐसे डांटते वगैरह नहीं है कि भाई कम नंबर आए हैं, क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि ये आएंगे तो अपने पैसे आएंगे, ये नहीं आएंगे तो कहानी खत्म है। और करते हैं लगभग, ये है जो परंपरा बन गई है, सिस्टम बन गया है। अपने यहाँ सीधा सिस्टम है कि भाई हर स्टूडेंट है उसको क्लियरिटी मिलेगी। जैसे अभी टेस्ट हुआ ना, हालांकि मैंने किसी को बोल के नहीं कहा, लेकिन वो टेस्ट खुद कह रहा है कि भाई आप किस स्तर पर हो, एग्जाम में आपका जो क्या स्थिति रहेगी अगर आप इसी प्रकार से जो काम करते रहेंगे और अगर सुधरने का प्रयास करेंगे, तो आपके ही सामने उसी सूची में ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो लगभग आपके जैसे पारिवारिक बैकग्राउंड से आते हैं, लगभग वही सुविधाएं हैं सारी, और फिर भी बढ़िया कर रहे हैं। समझ में आई क्या बात? ये इसको हिंज दुविधा नाम दिया। अभी अपन जो तीनों पहले नाम देख लेते हैं। पहला है प्री कन्वेंशनल, अभी बात कर चुके हैं। पहला कौन सा है? प्री कन्वेंशनल। फिर दूसरे नंबर को मैं पहले एक बार केवल इनको बोल के और ठीक है ये नाम आ जाएंगे अपने। दूसरा हो गया कन्वेंशनल, और इसके बाद जो अगला है वो है पोस्ट। मैंने जो इसको पश्च कहा है, क्या कहा बोलो? ये पूर्व पश्च तो समझ में आ रहा है, पूर्व को उत्तर कह लो। एक तो बीच में हो गया जो नॉर्मल है, उससे पहले वाला पूर्व हो गया, उसके बाद वाला पश्च हो गया। क्लियर है ना? ये तीन तो क्या है? स्तर है। तीन तो क्या है? स्तर है। और हर स्तर है उसमें कितनी अवस्थाएं हैं? दो अवस्थाएं हैं। तो अपन अब अवस्थाएं हैं उन पे बात करते हैं। पहला है प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत, जहां पर बालक की उम्र रहेगी 4 से लेके और 10 वर्ष। अब यहाँ क्या कंडीशन है? पूर्व औपचारिक, इसको अब जब कन्वेंशनल है ना तो इसमें पूर्व शब्द प्री का पूर्व कर दिया, रूढ़िगत पूर्व अवस्था भी बोलते हैं। नैतिक तर्कना बाह्य होगी। बाह्य का मतलब होता है मन में कोई भाव नहीं है, वो केवल बाहर जो लोग बाग है उनको देख के और समझता है, सीखता है। दूसरों के मानकों पर आधारित है। दूसरों के मानकों का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं मेरे संदर्भ में बता रहा हूँ कि मैं जो ये क्यों कह रहा हूँ कि भाई इस प्रकार से कोचिंग वाले ये कहते हैं वो कहते हैं, तो सबसे ज्यादा ऐसे सफल शिक्षक हैं उनका मैंने बैकग्राउंड चेक किया कि भाई वो क्या करते हैं। तो प्रोफेशन है, सिस्टम है, ये धंधा बदल, ये चीजें हैं, उनको चलाने के लिए जो फीस वगैरह का सिस्टम उनका है। बाकी वो हमेशा क्लियर रहे हैं, मतलब उन्होंने कभी भी मतलब छुपा हुआ कोई इस प्रकार का भाव नहीं रखा अंदर जिससे कि भाई सामने वाले को अपन पागल बना दें और काम हो जाए, और वो ज्यादा सफल रहे हैं। तो फिर मेरे को लगता है कि ये दूसरों को मानना का फिर भी मुझे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ नीति मानी जा सकती है। अब जो छोटा बालक है उसकी भी संभावना यही है, उसके पिता अगर चोरी करते हैं तो वो चोरी कर सकता है, पूरी संभावना है। दूसरों का मानना हो गया, पिता को लगता है कि ये नॉर्मल बात है तो वो भी कर सकता है। और बहुत बार गांव में ये बात सुनी भी होगी, जैसे कोई एक्टिविटी हुई तो उसके बाद घर देगी घर घर के ही, ऐसे सुना होगा बहुत बार कि माँ बाप ऐसे ही है। फिर इसमें जो दो अवस्थाएं हैं उसमें पहली अवस्था है वो है दंड और आज्ञाकारिता। सीधी कहानी है, मतलब बालक को हमने कोई आज्ञा दी, उसके आधार पर कोई काम कर रहा है, ठीक बात है। या फिर वो जो किसके आधार पर काम कर रहा है, अब यहाँ पर आज्ञा पालन है, उसके पीछे कहीं ना कहीं डर है। जैसे अभी मैंने कहा ना कि भाई कूट कूट के होशियार किया उनको, तो कूट कूट के होशियार किया मतलब वो क्या करेगा, अध्यापक की मार से बचने के लिए होमवर्क करेगा या पढ़ाई करेगा जो भी है। तो ये पहला हो गया दंड और आज्ञाकारिता, मतलब काम तभी होगा जब भी उसके पीछे जो सजा का भाव रहेगा कि काम नहीं करूंगा तो मेरे को सजा मिलेगी। और बहुत सारे विद्यार्थी उनको लगता है कि जैसे हम कंपटीशन एग्जाम में है, हमें तो कोई कूटने वाला था ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जो बिना कूटे जो मार पड़ती है ना कंपटीशन में, अगर अपन असफल होते हैं वो बहुत भयंकर मार होती है, आदमी का जीना आराम कर देती है। और मैंने खुद से महसूस किया है ये। मतलब जब तक वो टेक लगेगा नहीं कि भाई हाँ आप सफल है, तब तक मतलब अपन खाना भी खा रहे हैं तो खाना खाते खाते बीच में ऐसे अटक जाता है, फिर मतलब ऐसे लगता है कि एक रोटी आज कम खानी पड़ेगी, हालत हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट है वो जो इससे गुजरते हैं। कुल मिलाकर ये है जो पहली अवस्था है, याद रह जाएगी, दंड और आज्ञाकारिता। यानी कि छोटा बच्चा 4 से 10 साल तक का बच्चा है, उसमें थोड़ा सा डर होता है तो उसके दबाव में वो काम कर लेता है। फिर यांत्रिक सापेक्ष, सरल, अहंकार या साधनात्मक। अब ये नाम थोड़े से ऐसे टेक्निकल है, बाकी है बहुत आसान। देखो यांत्रिक सापेक्ष,
तो यहाँ सीधा समझो अपने किसकी बात कर रहा है वो, सापेक्ष की। सापेक्ष का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो आपकी क्लास में आपका एक दोस्त पढ़ता है, उसने आपको जो टॉफी खिलाई, ठीक है, अगले दिन आप दो टॉफी लेके आए, तो कभी नहीं हो सकता कि आप उसको नहीं दें। इसको बोलते हैं सापेक्ष। सीधी कहानी है, समझ में आ रहा है। स्व केंद्रित लाभ व सहभागिता, जैसे को क्या करना, तैसा। मतलब आपके साथ जो रूढ़ व्यवहार है, आप उसके साथ रूढ़ व्यवहार कर लेंगे, आपके साथ जो अच्छा व्यवहार है, आप जो अच्छा व्यवहार करेंगे। सीधी कहानी है। इसको बोलेंगे अपन यांत्रिक सापेक्ष, मतलब मशीन टाइप का काम है ना। सरल अहंकार, इसको अहंकार के साथ शब्द जोड़ा है बढ़िया से, सरल। सरल अहंकार क्यों? क्योंकि भाई सामने वाला ऐसा है तो उसके साथ हमें ऐसा होना, सीधी कहानी है। और बहुत बार ऐसा है, जैसे जैसे को तैसा का मतलब क्या है, या ऐसे समझ सकते हैं 4 से 10 साल तक के बालक के संदर्भ में, जैसे मम्मी पापा जिस दिन उसको डांटेंगे या उसकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, उस दिन मम्मी पापा को भी भला बुरा बोल सकते हो, इस अवस्था का बात है। अगली है 10 से 13 साल तक के बच्चे के लिए परंपरागत, या अंग्रेजी में बोलेंगे तो कन्वेंशनल, ठीक है। यहाँ उसमें आती है औपचारिकता। क्या आती है? औपचारिकता आती है थोड़ी बहुत। माता पिता और बड़ों के नियमों पर आधारित, मतलब जो मम्मी पापा ने कहा है उसको फॉलो करता है, या जो समाज के परिवार के जो भी बड़े लोग हैं उनके जो नियम होते हैं लगभग उनको फॉलो करने का प्रयास करता है। सर्वाधिक नैतिक विकास बालक का इसी अवस्था में होता है। और ज्यादातर देखी होगी कहानियां वगैरह ये होती है, तो वो इसी अवस्था में बालक है जो सीखेगा। चौथी पांचवी क्लास का बालक है वो सारी कहानियां वगैरह जो भी है, और ऐसे बोलते भी है ना चौथी पांचवी क्लास तक। जैसे मैं मेरी बताऊं तो 5वीं क्लास तक मैंने पूरी रामायण और महाभारत पढ़ ली। अब कुछ को लगा ये तो झूठ बोल रहा है, लेकिन क्योंकि व्यवस्था थी उस समय, मैं जिस परिवार में हूँ वहां पर ये सुविधा थी, और वहाँ इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग भी थी कि भाई इसको किस प्रकार से पढ़ाना है। तो अभी हम जो रामायण वगैरह पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, तो वो पूरा वो डिटेलर इस प्रकार के पेज और श्लोक और उनकी व्याख्या ऐसे हैं। हमारे लिए व्यवस्था थी कि वो चित्रात्मक, यानी कि आधा पेज है उसमें फोटो रहता था, और आधे पेज में जो उसका वर्णन है, तो फोटो के बहाने भाई लड़ाई का फोटो आ रहा है तो फिर उसको पढ़ लिया। और एक बार जब शुरुआत हो गई तो फिर वो अभी पूरी हो जाती है। क्यूरियोसिटी भी इस अवस्था में ज्यादा रहती है। तो मैं जो 5वीं क्लास पास हुआ था उससे पहले ये कंप्लीट था। और सर्वाधिक नैतिक विकास की संभावना इसी अवस्था में है, इसको अपन कहेंगे 10 से 13। और इस अवस्था में बालक है जो कौन सी क्लास में पढ़ेगा बता देंगे, बोलो। हाँ, चौथी पांचवी क्लास तक का है मामला, छठी क्लास में आ जाएगा, मतलब और मैक्स अपन बात करें तो। फिर आगे बात करेंगे अपन दूसरी अवस्था है, उसमें दूसरा स्तर है, उसमें दो अवस्थाएं हैं। अच्छा लड़का उत्तम लड़की अवस्था। एक तो जब अपन कोई भी काम करते हैं ना, पापा मम्मी ने कोई काम बताया है या परिवार में या किसी ने भी, तो वो काम करते हैं उसके पीछे अपने मन में ये भाव रहता है कि मेरे को जो वो क्या कहेंगे, गुड बॉय, वेरी गुड, शाबाश, ऐसे। तो मन में ये भाव रहता है बच्चे के। तो इसको अपन बोलेंगे अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था। प्रशंसा व अनुमोदन के प्रति आकृष्ट रहते हैं। देखो प्रशंसा तो सभी समझ रहे हैं, अनुमोदन का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने कोई उपलब्धि हासिल की है, अब आपको कोई बधाई नहीं दे रहा है तो आपको अजीब लगेगा। लेकिन अगर सब जो बधाई दे रहे हैं, मतलब अलग लेवल पर मामला है, सब जने बात कर रहे हैं आपके बारे में, तो वो एक तरीके से सामाजिक क्या हो गया, अनुमोदन हो गया। और बालक या बालिका जो इस अवस्था में है वो इसके प्रति आकृष्ट रहते हैं, मतलब वो चाहते हैं, जैसे काम किया है, होमवर्क भी किया है, तो वो ले जाके एक बार बताया कि देखो मैंने कितना बढ़िया लिखा है। और अगर गुड वगैरह नहीं मिलाया, ऐसे नहीं कहा ना कि भाई बढ़िया काम किया है, तो फिर उनको बुरा लगेगा। और उनको एक बार कह दिया कि "यार, कितना बढ़िया है, एकदम शानदार, बहुत बढ़िया है", तो फिर वो क्या हो गया, अनुमोदन हो गया, उसको अच्छा लगने लगता है। छोटे बच्चे हैं ना, उन्होंने देखना गुड वगैरह देते हैं, अभी बाद में तो रद्दी में अभी अपने को जैसे अपने कितने ही गुड लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चौथी पांचवी कक्षा में कभी कॉपी में जो गुड लिखा ना, तो वो अपने लिए ऐसे जैसे कि गोल्ड मेडल मिल गया अपने को ओलंपिक में। तो वो अनुमोदन वाली कहानी है। अन्य को अच्छा लगने वाला व्यवहार, मतलब वहां खुद का ध्यान नहीं रखेगा, वो प्रयास करेगा कि भाई सामने वाला है उसको मेरा व्यवहार कैसा लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। तो उत्तम लड़का या उत्तम लड़की या अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहानी क्लियर है। मतलब वो जो अपनी इमेज है जो किस रूप में बनाना चाहता है, अच्छे के रूप में, भाई ये अच्छा लड़का है या अच्छी लड़की। और बहुत बार ये चीज है जो आदत से निकलती नहीं है। तो 11वीं 12वीं क्लास तक भी होता है, तो बहुत बार जैसे टीचर ने कोई काम बताया सीधा वो काम कर रहे हैं, और हमेशा प्रयास करते हैं कि भाई कोई मेरे बारे में नेगेटिव नहीं कहे। कुछ तो थोड़े वो विद्रोही टाइप के हो जाते हैं, तो उनकी संभावना वो अलग हो जाती है कहानी। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट प्रयास करते हैं। बहुत फिल्मों वगैरह में अपन देखते हैं उसको, जो नेगेटिव में भी बोलते हैं। फिर जो बैक बेंचर होते हैं, हालांकि अभी तो अपने बैक बेंच पे जो भयंकर लेवल के विद्यार्थी बैठे हैं सारे, उसमें ऐसे शब्द काम में लिया जाता है उनके लिए भी, ये सर का चमचा है या सर का गुलाम, मतलब या जो मैडम है उनकी
चमची है, ऐसे बोल देते हैं, बहुत बार बोल देते हैं ना, ये आती है, जबकि वहां पर उस प्रकार का कोई परसेप्शन है जो सीधा बैठ नहीं रहा है। आगे बात करनी है चौथे नंबर की अवस्था, सामाजिक क्रम संपोषित। क्या है बोलो? सामाजिक क्रम संपोषित। सामाजिक व्यवस्था के प्रति है जो उसके मन में क्या होता है बोलो? सम्मान होता है, क्योंकि विद्रोह की भावना है 14, 15, 16 साल लगभग उस समय। स्वीकृत नियमों और दायित्वों का पालन, यानी समाज ने जिनको माना है उसको वो भी मानता है। समझ में आ गई ये बात भी? अब सामाजिक क्रम संपोषित का मतलब क्या हुआ? समाज जिनको मान रहा है उसको और पोषित कर रहा है। संपोषित का मतलब क्या हुआ? वो और, क्योंकि जैसे समाज में कोई नियम है उसका हम सम्मान कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? उसको और बढ़ावा दे रहे हैं ना, विरोध नहीं कर रहे मतलब। फिर आगे है पोस्ट कन्वेंशनल, या उसको अपन बोलेंगे उत्तर परंपरागत। तो एक तो पूर्व परंपरागत हो गया, एक परंपरागत और एक उत्तर परंपरागत। अब ये है जो 13 साल से ऊपर की कहानी है, तो समझ जाओ कौन सी अवस्था में आ गया मैंने? किशोरावस्था में। तो यहाँ चीजें थोड़ी सी अलग रहेगी। सर्वोच्च नैतिकता स्तर, मतलब वो जो वीर पूजा और वो चीजें आती है, इस कारण जो नैतिकता का मैक्सिमम लेवल है वो इस अवस्था में आ जाएगा। स्वयं निर्धारित नियमों का अनुसरण, अभी तक तो वो समाज की बातें मान रहा था, अब वो किसकी बातें मानेगा? खुद की, खुद फिक्स करेगा कि मेरे को ये काम करना है और ये काम नहीं करना। इसमें सामाजिक अनुबंधन है। अनुबंधन का मतलब अपन जानते हैं, अनुबंधन का मतलब होता है एग्रीमेंट, कि तुम मेरे लिए ये करना तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, ऐसा कुछ सिस्टम है जो सेट कर देता है। इसको अपन समझौता कह सकते हैं। प्रजातांत्रिक मान्य नियमों का पालन। प्रजातांत्रिक मान्य नियमों का मतलब अधिकांश लोग जिस बात को मानते हैं उसको भी मानेगा। आलोचनात्मक मूल्यांकन करेगा, मतलब कोई बात उसको लग रही है कि ये गलत है या इसमें ये कमी है तो वो बताएगा। मतलब ऐसे नहीं कि सारी बात है उसको सीधी सीधी मान लेगा। और विचार कैसे रहेंगे उसके? तार्किक रहेंगे, मतलब अब थोड़ा लॉजिक लगाना शुरू कर देगा। सार्वभौमिक नीति परक या आंतरिक विवेक, ये जो लास्ट अवस्था है उसको अपन बोलते हैं सार्वभौमिक नीति परक। सार्वभौमिक का मतलब जो यूनिवर्सली कोई बात सही है तो उसको वो भी सही मानेगा, गलत है तो उसको गलत मान लेगा। अब ये सार्वभौमिक वाली बात जब भी आएगी तब कौन से विवेक की बात और करनी पड़ेगी अपने को? आंतरिक विवेक की बात आएगी। तो ये पता कैसे चलेगा? जब खुद में विवेक होगा, समझ होगी, तभी तो। ये नैतिकता की उच्च अवस्था हो गई। उचित अनुचित एक रूपता के आधार पर निर्णय लेगा, मतलब यहाँ पर वो जो पता लगा लेगा कि ये चीज मेरे लिए उचित है और ये उचित नहीं है। और आचरण है, उसमें एक शब्द और जोड़ा है इन्होंने, किस प्रकार का नैतिक आचरण करेगा? संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होगा बताओ देखिए? यानी कि अपना ज्ञान है उसका उपयोग करेगा कहीं ना कहीं नैतिक आचरण में, ठीक है ना? समझ है वो, अंडरस्टैंडिंग का पूरा उपयोग है जो उसके नैतिक आचरण में आ जाएगा। और नैतिक आचरण का मतलब क्या समझना है? मतलब जैसे बड़े हैं उनसे कैसे बात करनी है। बहुत बार ऐसे बोलते हैं ना, अपने ये डायलॉग सुना होगा, मैं ज्यादातर बढ़िया है कि फिल्मों का उदाहरण दे दूं तो वो सबसे ज्यादा निरपेक्ष है, जैसा हमें सिखाना चाहते हैं वहां बातें आती है। ऐसा होता है कि एक बालक है, जैसे बड़े हैं उनसे जो तू तड़ाक से बात कर रहा है, तो फिर दूसरा बोलता है ना कि बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? ऐसे सुना होगा डायलॉग है। कभी मम्मी मम्मी वगैरह को भी ऐसे बोल देते हैं, सामने बोल देते हैं पर, क्योंकि उसका क्या है कि बहुत कोमल हृदय होता है, तो वो ऐसे नहीं। बस पापा के कुछ जगह हो सकता है, 1-2% जगह हो सकता है जहां अपन बोले फिर भी चल जाए। भाई नॉर्मली ये होता है कि अगर गलती से भी वो जो कर दिया कबाड़ा कर देंगे फिर वो पूरा, मतलब उनका जितना भी काम वगैरह का स्ट्रेस होगा वो रिलीज हो जाएगा फिर उस दिन। संभावना रहती है ऐसी, अलग लेवल का खौफ रहता हूँ हमारे परिवार में। जैसे उदाहरण बहुत बार देना पड़ता है, ये जो पापा वाली कहानी है वो तो लागू होती है। मतलब कभी गलती से भी हम जब बात कर रहे होते हैं, जोर से बोल रहे होते हैं ना, तो मन में ये रहता है कि कहीं सुन भी जाए, मतलब खौफ रहता है अलग लेवल। तो अब एक बार है जो सारी अवस्थाओं के और स्तरों के, स्तर के नाम तो याद रह जाएंगे, देखो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ये तो याद हो गए। शुरू वाला है जो 4 से 10, 10 से 13 और 13 से ऊपर है, ये तो क्लियर हो गई कहानी। अब अवस्थाओं की जब बात करेंगे थोड़ा अलग है ना? अवस्था में पहली पहली अवस्था कौन सी थी? आज्ञा। और इसमें वो काम तभी करेगा जब भी उसके पीछे थोड़ा भाव रहेगा कि नहीं टूटेंगे या ऐसा कुछ। दूसरे नंबर का स्तर कौन सा था? अवस्था कौन सी थी बोलो? जैसे को ऐसा, उसको बोलेंगे क्या? यांत्रिक सापेक्ष, या सापेक्ष शब्द को याद रख लो, जैसे कि दशा में सापेक्ष शब्द, ठीक है। तीसरे नंबर की अवस्था कौन सी थी? अच्छा लड़का, उत्तम लड़की या अच्छी लड़की, है ना? और चौथे नंबर पे सामाजिक क्रम संपोषित, यही था, यानी कि वो जो समाज के मान्य नियम है उनको फॉलो करेगा। फिर 5वें नंबर पे सामाजिक अनुबंधन या समझौता, मतलब वो
समझौता करने लग जाता है समाज के साथ, कुछ चीजें उसकी मानो तो वो भी तुम्हारी मान लेगा बात, ठीक है। और लास्ट कौन सी थी? सार्वभौमिक। बोलो। सार्वभौमिक का मतलब जो सब जगह है, आंतरिक विवेक है जो उसमें आ जाता है, फिर वो चीजों को समझ के और ओके करेगा। अब अवस्थाओं में भी अलग अलग बातें हैं, तो थोड़ा कोशिश करना याद रहे तो ठीक रहेगा। और इसमें प्रश्न, एक दो प्रश्न अपन खुद ही बनाते हैं। जैसे मान लो उत्तम लड़का उत्तम लड़की वाला अवस्था है, वो तो पूछ लेगी कौन से स्तर में, कन्वेंशनल में, किसमें आएगा वो, परंपरागत में आएगा, ऐसे याद रहना चाहिए। और वो क्रम से याद करो तो उसके कोई एक एक शब्द है उसके लेटर के हिसाब से भी सेट कर सकते हो, शुरू में दो आएगी, फिर दो, और फिर दो, और ये स्तर तो याद हो ही गए, कोई समस्या वाली बात ही नहीं। इसको जो पिन एल एस यू से याद कर सकते हैं, ये पिछली बार मैंने जो ट्रिक बना के याद करवाया था। अब इसमें ये है, पी से क्या होगा? पनिशमेंट। क्या होगा? तो समझ में आ रहा है सीधा ही अपने को। और आई से हो जाएगा क्या? इंस्ट्रूमेंटल, मतलब यांत्रिक सापेक्ष की बात करता है दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे है देखो, एन से हो गया नाइस, नाइस गर्ल, नाइस बॉय, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, उत्तम, है ना। और उसके बाद लो एंड ऑर्डर, मतलब ये सामाजिक समझौते की बात करता है क्या? बोलो। अनुबंधन की बात करता है, समझौते की बात करता है, क्रम संपोषित की बात करता है, इसकी बात करता है, अनुबंधन की बात करता है, लो एंड ऑर्डर मतलब चीजों को मान लेता है, कानून के अनुसार काम कर लेता है, क्रम संपोषित की बात करता है, उसी को लो ऑर्डर कहेंगे। मतलब समाज के जो मानवीय नियम है वो लो ऑर्डर बनाए रखने के, लो एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए उनको मान लेता है, ऐसा कुछ है। और उसके बाद है सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी सामाजिक समझौता है, सीधा समझ में आ रहा है। और लास्ट है यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, आंतरिक विचार वगैरह उसके उत्पन्न हो जाते हैं और चीजें जैसी पूरी दुनिया में है उनको मान लेता है। और विचार भी कैसे हो जाते हैं उसके? तार्किक हो जाते हैं, मतलब जब भी कोई बात करेगा तो वो लॉजिकल रहेगा। क्लियर है ना? तो इससे भी याद हो सकता है। यहाँ पी से पनिशमेंट हो गया, आई से क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंटल, उससे थोड़ा वो शब्द याद रख लेना, एन से हो गया नाइस, एल से हो गया लो एंड ऑर्डर, लो एंड ऑर्डर बिगड़ गया, और एस से हो गया सोशल कॉन्टेक्ट, और यू से हो गया यूनिवर्सल। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है समझौता। हाँ, कॉन्टेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वैसे, ठीक है। वैसे पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने पढ़ी है उन्होंने ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, बहुत फेमस है ना वहां पर, है एक नाम आता है ना, किसने दिया था ये सामाजिक समझौता सिद्धांत? पॉलिटिकल साइंस में किसने दिया था? 11वीं 12वीं में कोई थोड़ा ध्यान दिया हो तो। इतना ज्यादा लोड नहीं लिया हमने, मैंने लोड लिया था कि इतना लोड लिया कि मेरे को अभी भी वो, मैं जो नोट्स बनाता था या नोट्स को बार बार पढ़ाना, तो मेरे को अभी भी पता है कि जैसे राज्यसभा के बारे में जो नोट्स बनाए थे ना मैंने, वो इस साइड में लिखे हुए थे। और उसमें वो 312 वाली कहानी है जो सबसे लास्ट में है, उसको स्टोरी बना के और याद किया था। तो ठीक है, ये जैसा जिसके साथ रहे वैसा ठीक है। अपने तो आगे जो कौन से सिद्धांत पे बात करनी है अपने को? जीन पियाजे का, ठीक है। उनकी किताब है द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, नैतिक विकास है समृद्धि सिद्धांत है, समझ में आ जाएगा ये अपने। प्रायत्त नैतिकता, कौन सी नैतिकता है? प्रायत्त, प्रायत्त का मतलब समझ रहा है, आराम से समझ सकता है कोई भी स्टूडेंट की, पर यानी कि दूसरे उन पर डिपेंड है। और फिर 9 से 11 में है जो स्वायत्त, इसका मतलब खुद से जो नियम लागू हो जाएंगे उसके। तो प्रायत्त नैतिकता की अवस्था है वो 2 साल से लेके 8 साल तक है, और 9 साल से 11 साल तक कौन सी है? अब इसके जो अलग अलग चरण है उन पे बात करते हैं अपन, कितने चरण में पढ़ेंगे इसको अपन? 4 है। पहला है अनामी, क्या नाम, क्या है नाम? अनामी चरण, मतलब कोई नाम नहीं है, अनामी चरण है, 0 से लेके 5 साल तक, और इसमें कोई कानून वगैरह नहीं होता है। सामान्यतः कोई भी अनुशासन है वो किसके आधार पर रहता है? प्राकृतिक परिणामों के आधार पर, मतलब नेचुरली जो चीजें हैं उसको मान लेगा, जो नहीं है उसको नहीं मानेगा। फिर नाम थोड़े अजीब है तो याद रखने की कोशिश करनी है, हेट्रोनॉमी, क्या नाम बोलो? यहाँ पर जो रिजल्ट है वो कैसे होने लग जाते हैं? कृत्रिम होने लग जाते हैं, मतलब अपनी तरफ से आर्टिफिशियल चीजें, जोड़ वगैरह, दूसरे विचार वगैरह जुड़ना है जो शुरू हो जाता है। यहाँ सारी कहानी आ जाएगी हेट्रोनॉमी में, पुरस्कार आ जाएगा, सजा आ जाएगी, नैतिक दबाव आ जाएगा, इस प्रकार की यह अवस्था है जहाँ पर पुरस्कार का इम्पैक्ट आएगा, सीधी सी कहानी है। फिर है हेट्रोनॉमी, पारस्परिक आदान प्रदान, 8 से लेके और कितने साल तक? 13 साल तक, जहाँ पर नैतिक समानता की बात आएगी। और अवस्था का भी देखें अपन तो यहाँ गेन एज का है बात कर रहे हैं, और तो इसका मतलब एक दूसरे के प्रति सहयोग
पराधीनता, अन्योन्यता, ये शब्द है जो लिखने में थोड़ा हो सकता है, ये अन्योन्यता होना चाहिए यहाँ पर। पराधीनता का मतलब क्या हुआ, कुल मिलाकर सारा कुछ है जो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, कुछ दो भाग दूसरे हैं उनके ऊपर डिपेंड रहेगा। और लास्ट अवस्था है वो कौन सी है, स्वायत्तता चरण। स्वायत्तता का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ तो मतलब किसी और का प्रभाव था उसके ऊपर, यानी वो इंडिपेंडेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पर स्वायत्तता है, यानी कि कुल मिलाकर कहानी है जो उसके अंतर्गत आने लग जाएगी। नैतिक तो सापेक्षता आ जाएगी। समता चरण है, यानी समझ लेगा बातों को। और जिम्मेदारी है जो कौन लेना शुरू कर देगा यहाँ पर बालक, खुद से स्वयं है जो अपने आप को इसके संदर्भ में जिम्मेदार मानना शुरू कर देगा। अभी ये चारों पॉइंट याद रह जाएंगे। पहला कौन सा था, एनामी, दूसरा हेट्रोनोमी, फिर हेट्रोनोमी आदान प्रदान, और लास्ट वाला कौन सा है, स्वायत्ता चरण। और लगभग नाम से भी स्पष्ट है, एनामी में कोई ऐसी बात ही नहीं आ रही है। फिर हेट्रोनोमी है, उसमें क्या है, पुरस्कार है, थोड़ा सा हाँ उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। और आदान प्रदान में वही है, सापेक्षता आ जाएगा, जैसा आपको मिल रहा है फायदा उस तरह का फायदा देंगे। और लास्ट में है जो नैतिक सापेक्षता आ जाएगी, यानी समता चरण है, यानी खुद जिम्मेदार बन जाएगा। अब इसकी थोड़ी सामान्य डिटेल है, उसको देखते हैं। नैतिक यथार्थता एक शब्द आता है, 7-8 साल तक का जो नैतिक यथार्थता, यथार्थता का मतलब क्या होता है बोलो, एक्चुअल में जो है उस पर बात करने की कोशिश करेगा। विषम प्रायत नैतिकता, व्यवस्था की नैतिकता या नैतिक निरपेक्षवाद। अब यहाँ है ना, ये थोड़ा ज्यादा बढ़िया शब्द है, इससे अपने को समझ में आ जाएगा। व्यवस्था, यथार्थता का मतलब हो गया वो विवश है उन बातों को मानने के लिए जो समाज या परिवार मानता है। अगर वो उनके खिलाफ जाएगा तो लफड़ा है, खाना नहीं मिलेगा, जैसे ये भी हो सकता है ना। जैसे मान लो घर वालों ने तुम्हें जो काम बताया कि ये काम करना है, अभी हो सकता है बहुत सारे कि मेरे को तो खूब मैं काम कर लूंगा, ये कर लूंगा और वहां चला जाऊंगा, ये है। लेकिन 7-8 साल का है बालक मान लो, वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, उसको खाना चाहिए तो फिर वहां जो व्यवस्था रहेगी, वो जो नियम है उसको फॉलो करना है उसको। यहाँ पर नैतिक निरपेक्ष है, ठीक है, मतलब सामने वाला अपने प्रति जो क्रूर है, फिर भी अपने को जहाँ इजी रहना वहां इजी रहना पड़ेगा। समझ में आ गई बात है। फिर है समानता, 7-8 साल से लेके कितने साल तक बोलो, 12। यह प्रयास रहता है कि नॉर्मल हो मामला, गिव एंड टेक, ये हमने पढ़ा अभी। इस प्रकार की कहानी होगी। गिव एंड टेक का मतलब होता है जैसे को तैसा, सीधे ही समझो इसको। गिव का मतलब होता है आप जो बढ़िया काम करोगे तो आपको रिजल्ट बढ़िया मिल जाएगा। हाँ, ये क्या लिखा है, रिलेशनशिप लिखा है ना, तो सीधी कहानी है, लोगों के साथ इस प्रकार का कनेक्शन रहेगा, मतलब उसमें ये भाव रहेगा। जैसे मित्रता भी है तो उसमें एक नहीं चॉकलेट खिलाई तो मेरे को वापस खिलानी है, सीधी कहानी है, ठीक है, इस प्रकार का कनेक्शन रहेगा, एक तरफा नहीं रहेगा, मतलब ये समझ लो। व्युत्क्रम, यानी कि कोई आपको कूट रहा है तो आप भी उसको कूटोगे, सीधी कहानी, ठीक है। सापेक्षता, अब यहाँ पर 12 साल से ऊपर है, वहां पर क्या आ जाएगी बोलो, सापेक्षता आ जाएगी। पूरा हो गया क्या कंप्लीट, जो काम हो गया ना, हाँ? इसको पूरा करना चाह रहे थे अपन, आज का टारगेट यही था। और अपने इसके बाद में एक पीडीएफ और है जिसपे भी बात करनी है, 15 मिनट उसके लिए चाहिए थे, तो मिल गए। लास्ट वाला ध्यान दे लो, सापेक्षता, 12 साल से ऊपर है तो बाल्य गति क्या हो जाएगा, स्वायत्त हो जाएगा। ये है जो नैतिकता है जो सर्वाधिक विकसित हो जाएगी, मतलब अंतिम रूप से नैतिकता यहाँ आएगी। और यहाँ नैतिकता में एक शब्द और काम में लिया है क्या, सहयोगात्मक, मतलब ये नैतिकता ऐसी रहेगी जहां पर बालक है जो नियम वगैरह फॉलो करने में या और जो भी काम है उसमें सहयोग करने का प्रयास करता है। क्लियर ये कहानी। तो कुछ चीजें जो इसमें जो सपोर्ट की गई हैं, जैसे अपन किताब में पढ़ेंगे तो कोलबर्ग वाला है ना, वो अवस्था अपन ने पढ़ी 6 अवस्थाएं और 3 जो स्तर है, तो उसमें शायद 2 पेज दे रखे हैं पूरे, खूब डिटेल में दे रखा है। तो उसकी बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि आवश्यकता नहीं है, एक बार जैसे समय मिले किताब को रीड कर लेना। बाकी जो रटने की बात है, जैसे अवस्था कौन सी है, इसमें क्या है, मेन विशेषता क्या है, उसको अपने को याद करनी पड़ेगी, रटना ही पड़ेगा। मतलब नैतिकता का सिद्धांत बहुत ज्यादा ही दे रहा है, ज्यादा देर का, इसमें भी ऐसे ज्यादा ही आ गए, 3 नियम तो हमने पढ़ ही लिया। कोशिश करना तो याद हो जाएंगे, फैक्ट है उनको याद करना पड़ेगा। भाषा विकास सोमस्की वाला वो अपन अधिगम में 2-3 है, इसमें चीजें छूट रही हैं तो वो अलग मिनट में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अधिगम है ना, वो भी एक तरीके से, अधिगम में हम जो भी चीजें सीखेंगे तो वो क्या है, विकासित है, संज्ञानात्मक विकास में आएगा।